हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज से हमारा सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है। यह आज हमारा डे 1 है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया है। इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? ऑप्शन है, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ऑप्शन बी है, उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। ऑप्शन सी है, मंगोलों से बचने के लिए, या फिर दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। इसमें से ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया ताकि प्रशासन कार्य और प्रभावी रूप से संचालित कर सके, क्योंकि जो दौलताबाद था वह साम्राज्य केंद्र में स्थित था। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, या फिर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐतिहासिक स्थल वह होता है जहां से अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के समीप बैठना? आरण्यक, पुराण, उपनिषद या फिर वेद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपनिषद। गुरु के समीप बैठना या उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है समीप तथा निषद का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार से उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। हमारा अगला प्रश्न है, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम, संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश या फिर जरथुस्ट्र के विचार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध संघ के नियम। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम और अनुशासन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका वर्णन जो है वह संविधान के आर्टिकल 155 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, या फिर न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की मदद ले सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? जनता को मतदान का अधिकार, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, या फिर जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। पूछ रहा है कि इसमें से प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता कौन सी नहीं है। इसमें देखो नहीं बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। इसमें जनता को मतदान का अधिकार भी होता है, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव भी होता है, और प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया भी होती है। लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष सहभागिता जो है वह जनप्रतिनिधियों की होती है, जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता है, ना कि जो जनता है वह प्रत्यक्ष सहभागिता देता है। अगला प्रश्न है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक गलत है? तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, या फिर तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें से जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए। तानाशाही वह प्रवृत्ति होती है जिसमें शक्ति का संकेंद्रण एक ही व्यक्ति के में निहित होता है। तानाशाही जिस व्यक्ति में निहित होगी वह सत्ता का संपन्न होगा। वह अपने शासन शक्ति में किसी और को भागीदार नहीं बनाता है, उसका निर्णय सर्वमान्य होता है और उसके किसी भी निर्णय पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। इस प्रकार से यह जो ऑप्शन है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, यह गलत है। लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वह क्या कहलाता है? राज्य, क्षेत्र, सीमा या फिर निर्वाचन क्षेत्र? तो एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित है। यह भारत का दूसरा स्थायी शोध संस्थान है। इसका निर्माण 1989 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या फिर कोयला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा।
ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे स्रोत हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला या फिर पेट्रोलियम। ये सभी जो हैं ये परंपरागत स्रोत हैं। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो आधुनिक और नवीकरणीय हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा और बायोगैस। ये तीनों जो हैं वो गैर परंपरागत स्रोत के मुख्य घटक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? ये जो सुनहरी जरी है वह एक फसल की किस्म है, तो इसमें से बताना है किसकी एक किस्म है, सिल्क की, जूट की, सूती वस्त्र की या फिर नायलॉन की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूट। सुनहरी जरी जो है वह जूट फसल की ही एक किस्म है। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह स्थित है गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी या फिर भागीरथी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली नदी। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। यह पश्चिमी बंगाल में है। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प या फिर चाप झील? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विसर्प। मैदानी क्षेत्रों में नदी की धाराएं दाएं बाएं होते हुए प्रवाहित होती हैं और इस दौरान नदियों के मुड़ने से इस आकार की एक संरचना बन जाती है, जिसे नदी विसर्प कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमोड़, लोयस, तटबंध या फिर समुद्री गुफा? तो हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज या फिर सेवा समाज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ या फिर अमरनाथ पंथ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ पंथ। आदिवासी प्रभाव सबसे ज़्यादा जगन्नाथ पंथ पर दिखाई देता है। इस पंथ के लोग शिव के अनुयायी होते हैं। इनकी पूजा विधि में तंत्र, मंत्र, बलि आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से? यह कथन किसका है? घासीदास का, ज्योतिबा फूले का, श्री नारायण गुरु का या फिर हरिदास ठाकुर का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो थे ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, जिन्होंने निम्न जातियों के उत्थान एवं उनके हितों के लिए अथक प्रयास किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा है कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध जो है वो देशज लोगों से है। देशज लोगों से कहने का मतलब है निम्न जातियों से। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, वहादत ए दीन
अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के लिए हिमायती इनमें से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बाजी मोहम्मद, मौलाना आज़ाद या फिर सैयद अहमद खां? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा कांग्रेस नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के प्रबल हिमायती थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीटेट एग्जाम के लिए एसएसटी के कुल टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।